हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। आपकी जी तो भी आप फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का एक और नया वीडियो। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, गति के नियम। ऑलरेडी 2 लेसन हमने खत्म किए हैं जिसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया। आज बारी थर्ड लॉ की नहीं है, आज बारी सेकेंड लॉ में जो अपन ने बल पढ़ा था उसकी है। ठीक है, उसको हमने निकाल के उसकी जो भी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पूरी सर्जरी कर दिया, जितने भी बल हम निकाल सकते हैं ना वो सब निकालेंगे, है ना, आज के लेसन में। तो हम देख रहे हैं लेसन नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं बल के बारे में, अलग अलग तरीके के बल के बारे में बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। अब बल के बारे में मैं कुछ बात आपको बताने वाला हूं। अब हमारा मेन टॉपिक जो हमारा बल ही है। तो देखो सब बच्चे, बल वह बाह्य कारक है अथवा प्रभाव है जो किसी वस्तु को खींचकर या धकेलकर इनमें से एक काम कर सकता है। तो बल की कोई डेफिनेशन अगर आपको बोले, इंग्लिश में बोलते हैं पुश और पुल, हिंदी में बोलते हैं धकेलना या खींचना। तो अगर बल जो है एक ऐसा बाह्य कारक है, कोई ऐसी चीज हमने मान ली, फिजिक्स में ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं है लेकिन उसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। पहला, विरामावस्था में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो उसमें अपन गति उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, बॉल सामने रखी, मार दो किक, विराम से गति में आ गई ना। या फिर अगर कोई वस्तु विराम में क्या बोलते हैं, गति में है और आप उसको विराम में लाना चाहते हो, बॉल आई रोक ली तो भी आपने बल लगाया। और अगर उसकी दिशा परिवर्तित करना चाहते हो, शेप चेंज करना चाहते हो, साइज चेंज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। बॉल आई, किक मार के किसी और डायरेक्शन में भेज दी, बलून को पिचका दिया, शेप चेंज हो गया, वो सारी चीजें। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपने शायद क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं फिर अपन। अब बल देखो क्या क्या कर सकता है। पहली चीज, अगर वस्तु विरामावस्था में रहती है और बल वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। देखो जैसा मैंने आपको बोला, विराम में है तो हो सकता है कि विराम में उसकी पोजीशन चेंज करने का सिर्फ प्रयत्न करे। मैं आपको बोलूं ट्रक का धक्का दो, ट्रक को धक्का दिया ना, चली क्या? नहीं चली। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति चेंज नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने बल लगाया क्या? आप बोलोगे सर बहुत लगाया, बहुत ताकत लगाई सर, पर फिर भी अपनी जगह से हिली नहीं सर। तो देखो बल जो है ना, वो किसी वस्तु में जरूरी नहीं हमेशा उसको गति प्रदान ही करे। हो सकता है कि वस्तु विराम में है तो विराम में ही रह जाए। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें आपने वस्तु पे बल लगाया लेकिन वस्तु इतनी हैवी थी कि उसका वेग परिवर्तित ही नहीं हो, वो बेचारा विराम में है तो विराम में रह गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, ठीक है, और वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन आ जाए। इस बार वस्तु हल्की फुल्की सी थी, रखी हुई थी विराम में, जैसे फिरोज भी हल्के फुल्के हैं, मैंने उनको धक्का दिया, धक्का देते वो आगे चले गए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, इस केस में वस्तु क्योंकि काफी हल्की थी तो हमने बल लगाया तो आगे की तरफ मोशन कर गई। ये दूसरी चीज गति कर सकती है। तीसरी चीज, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में बल वेग का परिमाण घटा देता है तथा गति की दिशा पूर्व की दिशा की तरह ही रहती है। देखो अब इसको समझना, हमने यहाँ पे मान लो ये कार जो है आगे चल रही है और मैंने ना रस्सी वस्सी लेकर उसको पीछे से खींच दिया, या फिरोज भैया भाग रहे हैं और मैंने उनको रस्सी से बांध के पीछे खींच लिया, लेकिन मेरा बल बहुत कम था और बहुत कम समय के लिए लगा था, इसलिए फिरोज भैया फिर भी आगे भाग रहे हैं। तो इस केस में उनका अंतिम वेग तो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कार चल रही थी, मस्त स्पीड से चल रही थी, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, मतलब विपरीत दिशा में एक बल लगा, लेकिन अभी भी कार उसी दिशा में चल रही है लेकिन उसका वेग पहले से कम हो गया। तो हमारा बल ये भी कर सकता है, यानी अगर हम बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाएं तो उसका वेग घट जाता है, लेकिन वस्तु बल लगाने के बाद भी उसी दिशा में ही गति करती रहती है। ये भी हमारी जो बल है वो कर सकता है। इसके बाद देखो, हाँ अब इसके अंदर उल्टा केस है, यहाँ पे हम उसी दिशा में बल लगा रहे हैं। मतलब मान लो गाड़ी चल रही थी, एक्सेलरेट कर दी, वस्तु गति भी उसी दिशा में कर रही है और इसका वेग भी बढ़ गया। तो पहले आपने उसको डी एक्सेलरेट किया था, मंदित किया था, उसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाया था। अभी आप उसकी गाड़ी मतलब आपने गाड़ी को एक्सेलरेट करा तो वो उसी दिशा में आगे गई और उसका वेग भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखी है कि सूक्ष्म समय अंतराल में बल एवं वेग का परिमाण बढ़ा देता है तो गति की दिशा पूर्व की दिशा की तरह ही रहती है। ये बल के बारे में बात चल रही है सारी। इसके बाद ये हमने पढ़ा ही है, थोड़ा साइड हो जाते हैं हम। एक समान वृत्तीय गति में केवल वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, चाल नियत रहती है तथा बल की दिशा गति की दिशा के लंबवत रहती है।
ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे लंबवत आएगा, ठीक है, बल की दिशा गति की दिशा के, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक और काम कर सकती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, वृत्ताकार गति में जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो वो जो बल होता है जो केंद्र की तरफ लगता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु की वेग में परिवर्तन कर सकता है, उसकी चाल में नहीं। चाल तो नहीं आती है क्योंकि एक समान रूप से चल रही है, लेकिन केंद्र की तरफ लगने वाला बल हर बिंदु पर उसकी दिशा परिवर्तित करता है, इसलिए वो ऐसे गोल गोल घूम पाती है, ठीक है। तो वेग परिवर्तित हो रहा है लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है, वेग भी परिवर्तित हो रहा है लेकिन चाल नहीं आता, तो बल ये भी कर सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ हमारा। इसके बाद देखो एक लास्ट केस जो यहाँ पे हमें पढ़ना है, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, ये आप लोगों को दिखता नहीं है। एक समान वृत्तीय गति, दीर्घवृत्तीय गति, परवलयाकार गति या अति परवलयाकार गति। देखो तीन चीजें हो सकती है। हो सकता है वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही हो लेकिन असमान रूप से, यानी इस बार उसकी चाल हर बिंदु पर चेंज हो रही है। तो पहला केस वो हो सकता है कि वो असमान वृत्तीय गति कर रही हो, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो। दीर्घ वृत्ताकार पथ अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स, है ना। चंदा मामा और हमारी पृथ्वी जो पृथ्वी है वो भी सूरज के तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इसके अलावा परवलयाकार, ये होता है आपका पैराबोला, ऐसा कुछ मैंने आपको बता ही रखा है। ये हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में कि किसी वस्तु को अगर हम फेंकें, अगर हम वस्तु को फेंकें तो वृत्ताकार पथ पे भी गति कर सकती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे भी गति कर सकती है, वो परवलयाकार पथ पे भी गति कर सकती है, और वो अति परवलय यानी क्या बोलते हैं, परवलय के बाद आता है अति परवलय, उसका शेप और ब्रॉड होता है, कुछ ऐसा, ऐसे भी गति कर सकती है। तो वस्तु अगर इनमें से किसी भी पथ पे गति कर रही है तो उस केस में अब बल उसकी चाल को भी परिवर्तित करेगा। तो ये सारी चीजें हमारा जो बल है वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वृत्तीय गति भी देख ली, हमने देखा कैसे उसी दिशा में लगाओगे तो वेग बढ़ जाएगा, विपरीत दिशा में लगाओगे तो बल कम हो जाएगा। उसकी हमारी विरामावस्था में से उसको गति में ले आया, गति से उसको विरामावस्था में ले आया, उसकी दिशा चेंज कर दी। तो ये सारी चीजें हमारा बल कर सकता है। आगे चलते हैं ये वाला, अब इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। ये अब बोलोगे सर मात्रक तो हमें पढ़ा हुआ है, हमें पता है, इसका ऐसा ही मात्रक तो जो है वो न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय मात्रक। ये जो अपन ने पढ़े हैं इसके निरपेक्ष मात्रक है। तो हम एक बार देख लेते हैं सबके बारे में। निरपेक्ष मात्रक दो हैं इसके, न्यूटन जो इसका ऐसा ही मात्रक है, या इसका एमकेएस का मात्रक है, और डाइन जो इसका सीजीएस का मात्रक है। इसके अलावा दो गुरुत्वीय मात्रक भी होते हैं इसके, जिसको अपन बोलते हैं किलोग्राम भार, जिसको हम लिखते हैं केजीएफ से, ये एमकेएस में है, और ग्राम भार जिसको हम लिखते हैं जीएमएफ से, ये इसका सीजीएस मात्रक है। क्या होता है वो अपन देख रहे हैं अभी एक एक करके। तो सबसे पहले न्यूटन भाई साहब के बारे में बात कर लेते हैं। तो गति का सिंपल सा जो बल का जो सिंपल सा मात्रक होता है वो क्या है, न्यूटन। लेकिन उससे पहले एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। हमने F बराबर एम पढ़ा था, m का केजी था, इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। तो देखो हमारे को क्या मिला, केजी मीटर सेकेंड की घात -2। आई होप मात्रक निकलवाने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मात्रक तो आप सब जानते ही हो, सॉरी मात्रक नहीं, विमा तो आप सब जानते ही हो। तो विमा मुझे लगता नहीं आप लोगों को बताने की जरूरत है। तो इसकी विमा देखो क्या आएगी हमारे पास, वही m1 L1 T-2। इसको तो रट के घोड़ के पिया हमने ना, तो ये चीज हमें पता है। तो ये इसका हमने फॉर्मूले से निकाली यूनिट है, ये इसका ऐसा यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है, जो क्या होता है 1 न्यूटन। और अगर मुझे 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो देखो 1 न्यूटन कब होगा, जब 1 किलो की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। देखो किसी भी चीज की अगर हमें यूनिट डेफिनेशन देनी हो, मतलब एक मात्रक का एक जिसका परिमाण 1 हो, यानी जिसका मान 1 हो, ठीक है, अगर उसकी डेफिनेशन हमें देनी होती है तो हम जितने भी पैरामीटर उसके अंदर होते हैं उन सबको 1 कर देते हैं। जैसे अब इसके अंदर देखो, अगर मुझे 1 न्यूटन बताना है तो 1 किलो कर दूंगा और 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर कोई वस्तु है जो 1 किलो की है
और उसमें अगर हमने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया तो उस केस में उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन का होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं डाइन। डाइन इसका सीजीएस मात्रक है जो किसके बराबर होता है? डाइन हमने लिखा था ना, देखो वहां पे हमने लिखा था केजी मीटर सेकंड की घात -2, ये हो गया हमारा ग्राम में, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में, और ये सेकंड का सेकंड। तो ये इसका कौन सा मात्रक है? सीजीएस, और ये हमारा एमकेएस। ठीक है, तो सीजीएस में इतनी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाइन। ये हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप इतना सबको पता है। तो हम एक डाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे वहां पे हमने बोला कि 1 किलो की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आप जितना बल लगा रहे हो वो 1 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ग्राम की किसी वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो 1 डाइन होता है। डाइन को लिखते हैं DYNE, शॉर्ट में इंग्लिश में ही लिखते हैं DYNE, डाइन। डायन नहीं, डाइन। और हमने ये भी पढ़ा है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हमें पता है। जो नहीं पता उसके बारे में देखते हैं, फिर हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। ओके, अभी काम का हमारे पास ये केजीएफ। ये केजीएफ क्या होता है? मूवी नहीं है कोई, ऐसा ना सोचे आप केजीएफ मूवी है। तो यहाँ पे केजीएफ स्टैंड फॉर किलोग्राम और एफ स्टैंड फॉर कौन सा फोर्स होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए इसको अपन केजीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या होता है एक्चुअली कि 1 किलो की वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जितना बल लगाएगी ना नीचे की तरफ को खींचेगी, उसको बोलते हैं 1 kgf। तो देखो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर कितना लगता है? mg, जहाँ पे g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मैं कितने किलो की वस्तु बोल रहा हूँ? 1 किलो की। तो 1 किलो की वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल जितना लग रहा है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं kgf। तो कभी भी एग्जाम में अगर वो बोले कि किसी वस्तु का भार, वो कभी भी द्रव्यमान नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? किसी भी वस्तु का भार मान लो 2 kgf है, यानी उसके अंदर ऑलरेडी 9.8 गुणा किया हुआ है। वो आपको एक्चुअली द्रव्यमान नहीं दे रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण कितना उसके ऊपर बल लगा रहा, कितनी उससे उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, कितने बल से नीचे खींच रहा है, वो आपको बता रहा है। तो यहां तक हमने ये लिखा है, यह वह बल है जो 1 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु में आरोपित करने पर उसमें इतना त्वरण उत्पन्न कर दे। सो 1 kgf किसके बराबर हो गया हमारा? कि 1 किलोग्राम की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ऑलरेडी उत्पन्न किया हुआ हो। मतलब अगर वस्तु को जो है हमने क्या बोलते हैं, जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर आएगा ना, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस वाले के अंदर हमारा ऐसा लिखा हुआ होगा कि वस्तु का भार जो है वो इतना kgf है, मतलब वो 9.8 से गुणा करके बैठा है। ठीक है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी कि 1 kgf जो है उसमें 9.8 ऑलरेडी गुणा किया हुआ होता है जब वस्तु पे 1 kg का बल लगे। तो 1 kgf को आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। ठीक है, यानी 1 kgf एक्चुअली 9.8 न्यूटन के बराबर है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मतलब यही है, उसका भार अपने को दे रखा है। चलो अभी चलते हैं आगे। ओके, बिल्कुल फिट बैठा। ऐसे 1 ग्राम, वैसे जैसे हमारा kgf होता है वैसे हमारा gmf भी होता है, ग्राम, और हमारा f स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन फोर्स के लिए होता है, इसलिए f मतलब फोर्स हो गया। तो यह वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 980 ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्योंकि इस बार हमें पता है
कि हम उसको MKS से CGS में ले जा रहे हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 9.8 गुणा 100 यानी आपको देगा 980 ग्राम, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम लिखेंगे 1 GMF। ठीक है, यानी इस बार हमने जब वस्तु का त्वरण लिया तो कितना लिया, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी वही हो गया 1 ग्राम की वस्तु है और उसमें 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर डाला। ठीक है, या हम इसे सिंपली बोल सकते हैं 980 डाइन, क्योंकि ग्राम और सेंटीमीटर की बातें चल रही है, यानी CGS की बात है, तो 980 डाइन बोल सकते हैं इसको। DY नहीं लिखो या डाइन हिंदी में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण हमारे काफी काम आएंगे। ठीक है, चलो अब हम अलग अलग तरीके के बल देखते हैं। इसमें से पहला बल है हमारे पास नियत बल। अब नियत बल क्या होता है, जिसकी दिशा और परिमाण क्या है, सेम है, मतलब वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल कांस्टेंट है। जैसे मैंने फिरोज भैया को 5 न्यूटन के बल से धक्का दिया, तो मेरी दिशा और मेरा परिमाण पूरे टाइम के लिए सेम ही रहा, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो बल लगाया वो कैसा बल था, वो नियत बल था। दूसरा है हमारा परिवर्ती बल अथवा निर्भर बल, जो बार बार चेंज होता रहता है। तो इसमें पहला बल हमारे पास है समय पर निर्भर बल। समय पर निर्भर बल का बेस्ट एग्जांपल है आवेग, ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगता है लेकिन बहुत कम समय के लिए, और वो भी ऐसा बल जो बार बार चेंज होता रहे, तो उसको आवेग बोलते हैं। वो पढ़ेंगे अपन, उसको भी नहीं बात करते हैं। तो आवेग एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो बल है ना वो समय के साथ चेंज होता है। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति में जो बल होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका परिमाण बार बार चेंज होता रहता है। आपको इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत, इसे तो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, बट इतना तो पता है सबको कि प्रत्यावर्ती धारा का मान बार बार चेंज होता है। इसका मतलब अगर उसमें कोई मैं चार्ज पार्टिकल कोई आवेशित कण फेंकूंगा तो प्रत्यावर्ती धारा उस पर बल तो लगाएगी, लेकिन वो बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे, कभी आवेग में पढ़ाऊंगा जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वाला पार्ट। स्थिति पर निर्भर बल, अच्छा जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करे। अभी वस्तु दूर दूर है तो बल कुछ और है, पास पास आ जाए तो कुछ और है, और पास आ जाए तो कुछ और हो जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जितना ऊपर जाओगे उतना कम, जितना पास में उतना ज्यादा। आपका 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल, या 2 मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल, 2 मैग्नेट को पास पास ले आओ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूर दूर ले आओ वीक हो जाएगा। 2 आवेशों को धनावेश को पास लाओ और तेज रिपेल करेंगे, और तेज प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर ले जाओ वही प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति पर निर्भर करने वाले बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, 2 आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम वहां पे बोलते भी तो हैं G(m1 m2 बटा r²। नहीं, r चेंज करोगे तो आपका बल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात भी सबको समझ आ गई होगी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा वेग पर निर्भर बल। कुछ बल ऐसे होते हैं जो वेग पर निर्भर करते हैं, इसमें से ये बल इस क्लास में हम पढ़ेंगे, वो उसको हम बोलते हैं श्यान बल। ठीक है, श्यान बल जिसको इंग्लिश में विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। श्यान बल का इंग्लिश में नाम है विस्कस। तो विस्कस फोर्स जो हमारा वो जो है वेग के साथ चेंज होता रहता है। इसका मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये हमारे आएगा सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे ना तरलों का यांत्रिक गुण, उस वाले में आएगा ये। अभी आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है, ईटा पीटा क्या लिखा है मैंने, बस देखो यहाँ पे बल वेग पर निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप सबको पता है जब अपन ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, तो गिरते टाइम आपका वेग धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब आपने एकदम से पैराशूट खोल लिया, तो जैसे आपने पैराशूट खोला तो पहले तो आपका वेग बढ़ेगा, फिर एक कांस्टेंट वेग आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेग जो है आपका आ जाएगा, और उसके बाद उस कांस्टेंट वेग से आप नीचे गिरोगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरते हो ना तो आपका वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने से आपके ऊपर की तरफ लगने वाला जो कौन लगा रहा है, एयर, यानी वायु जो आपके ऊपर प्रतिरोध लगा रही है ना ऊपर की तरफ, वो भी एक तरीके का श्यान बल ही है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है नीचे आने से। तो उसका मान आपका वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रही है, श्यान बल ऊपर धक्का दे रहा है। तो जब वो गुरुत्वाकर्षण बल और श्यान बल एक दूसरे को पूरी तरीके से निरस्त कर देते हैं तो वस्तु एक कांस्टेंट वेग से नीचे गिरती है, जैसा कि पैराशूट में होता है। ये अपन वहां पे बात करेंगे।
तो ये कुछ ऐसे बल होते हैं जो कि वेग के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बल, भाई जो हमेशा इस तरीके के जो बल होते हैं उनकी दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ। जैसे कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, केंद्र की तरफ। अल्फा कण वाला प्रयोग पढ़ा होगा आपने, ठीक है, रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। तो ये वो सब बल हैं जो केंद्र की तरफ लगते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो काम के बल है वो ये वाले बल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी काम आ जाएंगे सीधे सीधे। अभी मैंने अगर आपको बता दिए, नेक्स्ट चैप्टर में बताने की झंझट खत्म, ठीक है। इसमें आपको फटाफट से क्लियर हो जाएगा। देखो, तो दो तरीके के बल अपन पढ़ने वाले हैं, एक है संरक्षी बल और दूसरा है असंरक्षी बल। संरक्षी बल को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल वो होते हैं जो वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करते कि किस तरीके से आप उसको लेकर आए हो, मतलब जो किया गया कार्य होता है ना, वो ऑब्वियसली बात है, अगर बल के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो वर्क डन तो होगा ही, किया मतलब कुछ ना कुछ कार्य तो आप करोगे। तो इन बलों के केस में किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, बीच की स्थिति पर नहीं। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, अभी आएगा। देखो, आप सब जानते हो ना कि गुरुत्वाकर्षण के केस में आप सबने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में कि भाई गुरुत्वाकर्षण में आप वस्तु को देखो सीधा लेके जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा 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 कैसे भी घुमा के लेके जाओगे, उसमें जो हमेशा आपको काम करना पड़ेगा वो उसके अंदर स्थित ऊर्जा के बराबर होता है, जो है mgh। चाहे आप उसको आप सीधा लेकर आओ, चाहे ऐसे 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 लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हमेशा स्टोर एनर्जी जो होती है, उसमें संचित ऊर्जा जो हमने कार्य किया है उसके बराबर ही है, मतलब हमने mgh ही कार्य किया और उसमें mgh ही स्थिर ऊर्जा भरी, वो हमेशा सेम ही रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे वस्तु जो है उसके ऊपर किया गया कार्य उस बल के विरुद्ध, हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं, तो उसकी विरुद्ध किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके पाथ पर, उसके पथ पर। इस तरीके के बल को हम बोलते हैं संरक्षी बल। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्यास्थ बल आएगा, हम बाद में पढ़ेंगे। वैद्युत बल क्लास 12th में है, ये 11th में है, ये 11th में, ठीक है। इसमें से प्रत्यास्थ बल नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा। तो बस आपको इतना समझना है, 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे वैसे लिखी है, पर आप सिंपल सी बात समझो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, बीच वाले से हमें को लेना नहीं है, ठीक है। पर इसमें फिर भी मैंने 3 डेफिनेशन लिख दी। पहला, यदि किसी बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो। अच्छा देखो कैसे, इस बॉल ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के ऊपर रखा फिर वापस नीचे रख दिया, तो एक पूरा चक्कर हो गया ना, तो किया गया कार्य शून्य, क्योंकि विस्थापन 0 है। पूरे एक पथ के लिए 0 होगा। या किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, जैसा मैंने आपको बोला पाथ पर निर्भर नहीं करता, या फिर वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता हो, ऐसे बलों को हम बोलते हैं संरक्षी बल। एक दूसरे टाइप के फोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल, जो वस्तु की जिस पाथ से आप उसको लेकर जा रहे हो उस पर निर्भर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल घर्षण बल। भाई मैं आपको बोलूं, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, पूरा खुरदरा सा गंदा सा ग्राउंड है। टीचर ने आपको एक रेस लगाने, मान लो आपको कुछ मतलब कुछ पीछे वो मूवी में आता ना, देते हैं आर्मी वाले कुछ आपको पनिशमेंट देते हैं कि टायर वायर पीछे बांध के भागो। तो मान लो आपके टीचर ने आपको वो दी है, पनिशमेंट दी है कि ऐसे कोई क्या बोलते हैं टायर को घसीट के आपको लेके जाना है, तो आप सीधा लेके जाओगे तो कम काम करना पड़ेगा, इसे गोल गोल घूम के लेके जाओगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। तो जो घर्षण बल होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा पाथ लोगे उतना ही ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा पाथ लोगे उतना ही कम काम करना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप सीधा लेके जाओगे तो भी उतना ही काम करोगे, टेढ़ा मेढ़ा लेके जाओगे तो भी उतना ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो हमारा संरक्षी बल है वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, जबकि असंरक्षी बल पाथ पर यानी पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस लास्ट हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक और है,
ये हमारे काम आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस में से हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। संरक्षी और असंरक्षी बल नेक्स्ट वाले चैप्टर में काम आएंगे, और जो अभी मैं आपको बल बताने वाला हूं वो इस चैप्टर में काम आएंगे। इसमें से पहला है आपका भार, वेट। आप सब जानते हो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिस बल से वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है उसको हम बोलते हैं उसका वस्तु का भार, जिसको हम किससे बताते हैं, mg से। ध्यान रखिएगा mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, बिल्कुल सेंटर की तरफ। जैसे मान लो एक वस्तु है, मान लो मैंने उसको ऐसा टेढ़ा रखा है, जैसे सीधा रख दिया तो mg हमेशा नीचे ऐसे लगेगा। मान लो वस्तु को मैंने इस तरीके के ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, मतलब किसी आनत तल पे। आनत तल क्या होता है, जैसे आपने वो फिसल पट्टी जैसा देखा होगा ना वो। तो अगर वस्तु उस पर रखी है तो उस पर जो बल लगेगा ना गुरुत्वाकर्षण, वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ये जिस बिंदु पर हम लग रहा है उस बिंदु को हम बोलते हैं उसका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। ये एक चैप्टर में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा द्रव्यमान केंद्र नाभि के यहाँ पे कहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ से हमारी बॉडी पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है बॉडी का। तो इसी तरीके से हर बॉडी का द्रव्यमान केंद्र होता है अपना अपना, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे, हमेशा नीचे की तरफ। आपको ऐसा नहीं सोचना यहाँ लग जाएगा, नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो आई होप गुरुत्वाकर्षण बल सबको क्लियर होगा। ये है सबसे काम का बल, वो जो इस चैप्टर में बार आएगा, वो है हमारा प्रतिक्रिया बल या फिर अभिलंबवत बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। अभिलंबवत का मतलब ही होता है नॉर्मल, और प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। तो हर कोई जो दो वस्तुएं अगर संपर्क में, मान लो मेरे दो हाथ हैं ऐसे संपर्क में, तो ये हाथ ये इस वाले पे और ये वाला हाथ इस वाले पे कुछ बल लगा रहा है। अब दोनों बल एक दूसरे के ऊपर ऐसे बराबर लगे हुए हैं, इसलिए वस्तु इस तरीके के बल को हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल या अभिलंबवत बल, ठीक है। जब वस्तुएं कॉन्टैक्ट में होती है, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, तो उनके बीच में एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, जो दोनों वस्तु पे बिल्कुल सेम लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है तब वस्तु पर उसकी संपर्क सतहों की अभिलंबवत एक बल लगता है, जिसे प्रतिक्रिया बल या फिर अभिलंबवत बल कहते हैं। देखो जैसे हमने लगाया mg, भाई साहब को देखो, अब जैसे गुरुत्वाकर्षण, अभी देखो ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। देखो ये एक सरफेस है, एक बॉक्स इसके ऊपर मैंने रख दिया है ना, ये बॉक्स है, इसका द्रव्यमान कितना है m, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों सतह एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो अभी ये जो धरती है ना, धरती, इसके ऊपर एक बल लगाएगी ऊपर की तरफ n, ठीक है। तो ये बॉक्स भी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक बल लगाएगा सेम n। ध्यान रखना जब भी अपन इसको n भी लिख सकते हैं r भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो लिख दो। जैसे डायग्राम में r लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स होता है दोनों वस्तुओं पे लगेगा। मतलब अगर मैंने पहले इस बॉक्स पे ऊपर बनाया तो इस धरती पे मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो धरती जो है बॉक्स के ऊपर की तरफ 2 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो बॉक्स भी नीचे लगाएगी 2 न्यूटन का फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो दोनों वस्तु पर बराबर बराबर लगता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है, ठीक है, तो अभी इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर आनत तल पे इस वस्तु पर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अभिलंबवत ऊपर की तरफ। फिर कह रहा हूं अभिलंबवत बल जो होता है वो दोनों वस्तुओं पर लगता है। हमने यहाँ पे सिर्फ इस बॉक्स को कंसिडर करा है, इसलिए इस बॉक्स का अभिलंबवत बल देखा है। अगर मुझे इस इंक्लाइन प्लेन का देखना होता तो फिर उस पर ऐसे लगता नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसमें बॉक्स को कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर लग रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ये mg को देख के डर गए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मेरा बताने का कोई मोटिव mg नहीं है, वो बाद में आएगा। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर देखो ये दोनों ऐसे कॉन्टैक्ट ना टेढ़ी, तो आपका जो नॉर्मल फोर्स है ऐसे और ऐसे लगेगा। आगे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, इसको तो चलो देखो, जैसे मान लो कोई 2 वस्तु ऐसे कॉन्टैक्ट में, ये पहली है और ये मान लो कुछ इस तरीके से दूसरी है ना, ठीक है ना। मान लो ये 2 वस्तु कॉन्टैक्ट में, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, इस तरीके से बहुत अजीब ढंग से एक दूसरे से लगी हुई, चिपकी हुई है। तो देखो इसने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाना है, मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ देखो, इसने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया और ये वाली इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स
ऐसे लगाएगी। ठीक है, ध्यान रखना दोनों पे अलग अलग लग रहा है। ये जो मैंने ये वाला बनाया ना, ये वाला इस ऊपर वाली वस्तु के लिए, ठीक है, और ये वाला जो बनाया ये इस नीचे वाली वस्तु के है। ठीक है ना, जैसे मेरा हाथ है तो इसके ऊपर अभिलंबित बल ऊपर लगेगा, ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्मल फोर्सेस लगाते हैं। अभी जैसे बंदा है, ये बंदा पुश कर रहा है दीवार को, ये जो अभिलंबित बल लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, ये दीवार भी इसके ऊपर लगाएगी, वो इसके ऊपर लगाएगी, एन इस तरीके से। तो ये एक फील देने के लिए कि भाई होता क्या है, ये अभिलंबित बल कैसे लग रहा है, तो वो इस तरीके से अपने को लगाना है। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंबित बल या फिर लंबवत बल किस तरीके से बॉडीज पर अलग अलग लगाते हैं। तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के जब संपर्क में है तो ही उसके ऊपर वो नॉर्मल फोर्स लगाएगी। अगर वो उससे संपर्क में नहीं है, असंपर्कित हो जाती है, दूर दूर चली जाती है, उस केस में नॉर्मल फोर्स जो है यानी अभिलंबित बल क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अभिलंबित बल कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। वो जीरो हो सकता है, वो धनात्मक हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मान लो अभी जब अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कहीं हमारा जो नॉर्मल फोर्स है, जो अभिलंबित बल है, वो नेगेटिव आ जाए, लेकिन उस केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जीरो ही मार्क करेंगे। ठीक है, नेगेटिव अब हमारा अभिलंबित बल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स जो कि था अभिलंबित बल, उसको फील कर लिया कि ये बंदा इस दीवार को पुश कर रहा है, और पुश करने के बाद इसने दीवार पे कुछ फोर्स लगाया, कुछ लंबवत बल लगाया, तो दीवार ने भी इसी के उल्टे में एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया। कुछ कुछ लग नहीं रहा है, एक्शन रिएक्शन जैसा, क्रिया प्रतिक्रिया जैसा। तो हम जब पढ़ेंगे ना थर्ड वाला जो पार्ट होगा इसका, तृतीय नियम गति का, उसमें भी अपन इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो तृतीय नियम वाला ही कॉन्सेप्ट है, पर अपने को यहाँ पे समझना है कि अभिलंबित बल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, अभिलंबित लगता है। जैसे इसकी केस में ये टेढ़ा था तो हमने इस तरीके से लगाया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है वो है तनाव बल, टेंशन फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है, क्योंकि आगे जब हम पुली के क्वेश्चंस करने वाले हैं और भी अलग अलग रस्सी वस्सी लगा के चीजों को खींचेंगे, तो वहां पे हमारा तनाव बल काम आने वाला है। तो देखो क्या बोल रही है हमें, तनाव बल या जैसे टेंशन फोर्स बोलते हैं, किसी तनी हुई रस्सी, धागे अथवा चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल को तनाव बल कहते हैं। ये थोड़ा तनाव का तनाव हो गया, तो ये हमारा है तनाव बल, इसे तनाव बल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर की ओर होती है, क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को खींचता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हम जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको इसको और अच्छे से समझना, मतलब मजा आएगा इसको इस तनाव बल को समझने में। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब आप किसी रस्सी को खींचते हो, है ना, किसी चीज को जब आप पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो वैसे थोड़ा नॉलेज सबको होगा ही कि थर्ड लॉ के अंदर जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु प्रतिक्रिया भी करती है। तो मैं अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं तो वो मेरे ऊपर भी लगाएगी, सीधा सा लॉजिक है। तो सेम चीज यहां पे चल रही है कि जब आप किसी वस्तु को खींचते हो ना, मतलब किसी रस्सी को खींचते हो, तो खींचने की वजह से उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो गेम चल रहा है टग और फॉर का, रस्सा खच्ची जिसको अपन गेम बोलते हैं, तो वो गेम चल रहा, तो ये सब बिल्कुल को है ना, मतलब टीम जो है ना, मतलब खींच रही है ऐसे जोर से, है ना। तो यहाँ पे देखो इस रस्सी के अंदर तनाव उत्पन्न हो गया, तो हमने देखो इसका इतना पार्ट कट कर दिया और इस रस्सी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, वहां से भी एक टीम खींच रही होगी और यहां से भी एक टीम खींच रही होगी, तो यहां से देखो यहां से भी तनाव उत्पन्न हो रहा है और वहां से भी तनाव उत्पन्न हो रहा है, लाइक ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि तनाव बल जो है जब हम लेते हैं, जब न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, तो तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर की तरफ लेते हैं। देखो कुछ ऐसा, मान लो कि कोई वस्तु को कुछ इस तरीके से खींचा जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ बल लगा रही, मान लो इसका वेट ही लग रहा है mg नीचे की तरफ, ऐसे कोई ब्लॉक ऐसा अपन ने लटका दिया रस्सी से ना, ऐसे टांग दिया। ठीक है, जैसे मैंने हाथ ही बांध दिया, ऐसे लटका दिया और ये रस्सी ऊपर। तो जब हमें तनाव बल लेना होगा ना इस वस्तु के रिस्पेक्ट में, जब हम वस्तु के ऊपर लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे, तो तनाव बल हमेशा वस्तु से कहाँ की तरफ लिया जाता है, दूर की तरफ। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर की ओर लिया जाता है। ठीक है, वैसे मैं भी आपको एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको मस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी तरीके से मान लो कि दूसरे ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से, मतलब कोई ऐसी चीजें हैं, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में लेना होगा ना तो इसके लिए तनाव बल मैं इधर की तरफ लूंगा। ठीक है, ओवरऑल रस्सी में कोई बल नहीं लग रहा है, देखो एक चीज यहां से खींचने की कोशिश कर रही है, एक चीज यहां से खींचने की कोशिश कर रही है, तो ओवरऑल रस्सी में कोई बल नहीं लग रहा है,
मतलब बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं कि जब आप वस्तु को खींचने की कोशिश करते हो तो रस्सी भी अपने आप में एक बल क्रिएट कर देती है जिसको अपन बोलते हैं तनाव बल। तो एक्चुअली जो आपने बल लगाया वो उसी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। तो इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पलों में से एक है लेट्स फील इट। थोड़ा थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप सबको दिख रहा होगा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या बोलते हैं टैंकों में से पानी भरा करते थे। हमारे घर के पास ऐसा ही कुआं हुआ करता था और उस पर इस तरीके की घिरनी हुआ करती थी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुली, हिंदी में बोलते हैं घिरनी। तो इस तरीके से उसको खींचते हैं बाल्टी को। तो देखो क्या हुआ, अगर मुझे अपने रेस्पेक्ट के अंदर तनाव बल लेना है तो मैं कैसे लूंगा, तनाव बल लूंगा मैं वस्तु से दूर की तरफ, यानी ऐसे। ठीक है, जब मैं इस पुली के बारे में बात करूंगा ना, इस पुली के ऊपर लगने वाले बलों के बारे में, तो एक तनाव बल इधर लग रहा होगा, एक तनाव बल इधर लग रहा होगा। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, एक ही रस्सी के अलग अलग भागों में लगने वाला तनाव बल समान होता है। जैसे देखो ना, पूरी की पूरी रस्सी जो मेरे हाथ में है और जो नीचे जा रही है, बाल्टी बाल्टी होगी नीचे से कुछ, है ना, ये बाल्टी शाल्टी से लगी हुई होगी। तो बाल्टी शाल्टी से जो लगी हुई है तो ये पूरी की पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा ही होगा। यहाँ पे भी उतना ही तनाव बल लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, बस आपको वस्तु से दूर की तरफ ले जाना है। मान लो मैं इस बाल्टी को कंसिडर कर रहा हूँ जो पानी के अंदर है, तो तनाव बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। जैसे मैं इस घिरनी को वो कर रहा हूँ, पुली को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इससे तनाव बल दूर की तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी कि तनाव बल जो होगा हमेशा वस्तु से दूर की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके, तो आई होप सबको मस्त फील हो गया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन मैंने और भी डाले। अच्छा ये देखो, ये ब्लॉक है, दो ब्लॉक एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपको देख के घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या चल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये छोटा वाला ब्लॉक है और ये बड़ा वाला ब्लॉक है, और ये बड़े वाले ब्लॉक को ना मान लो हम खींच रहे हैं आगे, है ना, आगे की तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं आगे की तरफ, उसको अच्छा मस्त पुल किया जा रहा है। ये रस्सी इन दोनों के बीच में, जैसे वो होता है ना कभी कभी किसी की टेम्पो वेम्पो बंद हो जाता है या गाड़ी वाड़ी बंद हो जाती है, तो टेम्पो वाले हो या वो वैन वाले क्या करते हैं, दो वैनों को आपस में ना अटैच कर देते हैं एक रस्सी के थ्रू। तो आगे वाली गाड़ी चलती है और पीछे वाली गाड़ी जो है ना उसके साथ खिंचती चली जाती है। तो बीच में ना एक रस्सी आ गई। आई होप सबको पता होगा, जैसे वो ये हमारी कार, पहली कार, तो मान लो ये हमारी दूसरी कार, और ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से रस्सी से अटैच है। अब जब ये आगे चलेगी, कोई ना कोई बल लग ही रहा होगा, ऑब्वियस ये बात, एक्सेलरेट कर रहे हो, इंजन विंजन काम कर रहा है तो उसके ऊपर बल तो लग रहा है, मतलब ये आगे की तरफ तो जा रही है। तो इसमें क्या एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब जब मैं इस वस्तु के रेस्पेक्ट में तनाव लूंगा ना, तो इस वस्तु से दूर की तरफ यहां लूंगा। जब इस वस्तु के रेस्पेक्ट में लूंगा, यानी इसको जब इसके ऊपर लगने वाले बल के बारे में बात करूंगा, तो तनाव बल इसमें दूर की तरफ लगेगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि तनाव बल हम कैसे लेते हैं, वस्तु से हमेशा दूर जाते हो बस। ठीक है, उत्पन्न क्यों होता है तनाव बल, और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब न्यूटन का थर्ड नियम अपन समझेंगे। ठीक है, तो एक और सिस्टम है, देखो ये रहा पुली वुली का जो मैं आपको बता रहा था, इसको पुली और हिंदी में इसको घिरनी बोलते हैं। तो ये जो पुली है इस पे इस तरीके से देखो दो ब्लॉक लटके हुए हैं। ये प्रॉब्लम मतलब बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में इस टाइप की प्रॉब्लम करने में। तो ये मान लो जैसे एक का हैवी मास है और एक का कम भार है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे मान लो आप में से किसी बच्चे को लटका दूं और एक जगह मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरा जो भार है वो आपसे तो मेरा जो सॉरी द्रव्यमान जो है वो आपके द्रव्यमान से तो ज़्यादा ही है, तो वो रस्सी जो है ना नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ऑब्वियस और क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है ब्लॉक और ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ तनाव बल समझना अभी। तो जब मैं इस वस्तु के रेस्पेक्ट में तनाव बल लूंगा, तो देखो तनाव बल हमने कैसे लिया है, ऐसे वस्तु से दूर जाते हुए। इस वस्तु के लिए भी तनाव बल लेना है, तो कैसे लूंगा, वस्तु से दूर जाते हुए। जब इस घिरनी के लिए लूंगा ना मैं, इस घिरनी के लिए, तो तनाव बल कैसे आएगा, इसमें इधर और इसमें इधर। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आएगी। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे भी एक रस्सी लटकी हुई है। जब मैं इसके अंदर लूंगा तो इसमें भी तनाव बल ऊपर की तरफ होगा, मतलब वस्तु से हमेशा दूर की तरफ। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे तनाव बल T1 लिखा है, यहाँ पे तनाव T1 लिखा है, और यहाँ पे तनाव हमने T2 लिख दिया। ऐसा क्यों सर, अभी भी तो बताया एक ही रस्सी में तनाव हर जगह एक जैसा होता है। तो ये एक अलग रस्सी है और जो इसके साथ बंधी हुई है वो एक अलग रस्सी है, तो इसमें तनाव बल अलग होगा इस रस्सी में, और इस पूरी की पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हर जगह जहां जहां पे मुझे तनाव बल लेना होगा मैं हर जगह T1 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 लूंगा। इस रस्सी में इतना सही पार्ट है, तो यहाँ अगर मुझे कहीं तनाव लेना तो T2, आपकी इच्छा तो T डैश मान लो, T3 T4 मान लो। तो आई होप सबको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो तनाव बल होता है
वो कैसे लेते हैं हम वस्तु से हमेशा दूर की तरफ। उत्पन्न क्यों होता है कि जब हम वस्तु को खींचने की कोशिश करते हैं तो खींचने की वजह से वस्तु में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में हम जो रस्सियां यूज करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब उसको हम खींच करके लंबा नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक होता है ना, उसको खींच के उसे खींचो तो उसको लंबा हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे फिजिक्स में हमारी रस्सियां जो है ना वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उनको खींच करके लंबा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उनका जो लेंथ है, जो लंबाई है वो फिक्स ही रहेगी, या तो टूटी जाएगी या तो फिर क्या बोलते हैं उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मोस्टली प्रॉब्लम के अंदर जब तक मेंशन ना करें तब तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी जो रस्सी है वो द्रव्यमान हीन है, मतलब उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है। वस्तु भाई ऑब्वियसली होगा तो सही, लेकिन वस्तु इतनी भारी है, जैसे 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट, 3 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 2, 4, 5 ग्राम की एक रस्सी लटका दी तो वो द्रव्यमान हीन हम मान लेते हैं जब तक क्वेश्चन मेंशन ना हो। कई प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम चेन वेन लगाते हैं तो वहां पे द्रव्यमान मानना पड़ता है। बाकी प्रॉब्लम्स में जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे तब तक उसे द्रव्यमानहीन मानना है और ऐसा मान के चलना है कि उसे और ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, तो आई होप सबको ये जो मैंने बल सारे पढ़ाए हैं आपको वो समझ आ गए हैं। थोड़ा एक बार बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ा है हमने, क्योंकि काफी सारी चीजें पढ़ी हमने। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हमने बल के बारे में पढ़ा, बल क्या चीज होती है वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन ने क्या देखा, उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा, हाँ, अलग अलग तरीके से बलों के बारे में अपन ने बात करी कि क्या क्या बल हमारा कर सकता है, तो ये हमारा वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने हाँ इस तरीके से केंद्रीय बल के बारे में बात करी। इसके बाद हमने हाँ इसके मात्रकों के बारे में बात करी। 2 तरीके के मात्रक हैं, निरपेक्ष मात्रक है और गुरुत्वीय मात्रक है। निरपेक्ष तो आप जानते ही हो, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। और गुरुत्वीय मात्रक जो है उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट पढ़े, किलोग्राम भार और ग्राम भार। किलोग्राम भार का मतलब जो जिस बल से हमें पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो 9.8 न्यूटन इसका मान हमारे पास आया है। और ग्राम भार के अंदर हमने बोला वो सीजीएस के अंदर हो जाएगा, वो हो जाएगा 980 ग्राम। ठीक है, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हमने अलग अलग तरीके के बल पढ़े। तो पहला नियत बल था, परिमाण जो है और जो उसका दिशा है वो सेम ही रहेगी। परिवर्ती या निर्भर बल जो डिपेंड नहीं, जो किसी ना किसी रीजन से मतलब उनमें से कोई चीज चेंज हो गई और उसकी वजह से बल चेंज हो गया। ठीक है, मतलब बल कांस्टेंट नहीं है। तो पहला हमने बोला समय पर निर्भर करता है, तो टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा बल भी चेंज हो रहा है। ये आवेग हम लेसन नंबर 4 में हमारा देखेंगे। इसके अलावा स्थिति पर निर्भर बल, गुरुत्वाकर्षण बल हमने देखा, स्थिति चेंज करो बल का मान चेंज। इसके बाद वेग पर निर्भर बल, शान बल जो मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो शान बल भी बढ़ेगा। ठीक है, शान बल जैसे बल वेग पर निर्भर करते हैं। फिर केंद्रीय बल हमने पढ़े। ठीक है, जो वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो बल केंद्र की ओर लगता है। इसके बाद संरक्षी बल, जिसके अंदर वस्तु द्वारा उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य अगर उसकी सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, बीच से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा ना, कैसे भी लेके जाओ वस्तु को, सीधा लेके जाओ, टेढ़ा मेढ़ा, हमेशा उसके अंदर जो हमने कार्य किया वो अनुजीयची। तो ऐसे बल संरक्षी बल होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव या असंरक्षी जो किस पे निर्भर करते हैं, मार्ग पर निर्भर करते हैं, जिस पाथ से आप उसको लेके गए हो। ठीक है ना। फिर यांत्रिकी में प्रचलित कुछ उसके अंदर बलों के अंदर भार, गुरुत्वाकर्षण जिस बल से हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, प्रतिक्रिया बल या अभिलंबित बल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बलों में से एक है कि भाई हर वस्तु जो कांटेक्ट में होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, बल लगाती हैं, जो वस्तु के हमेशा लंबवत होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, अभिलंबित बल या फिर प्रतिक्रिया बल। इसका फिर फील देखने के लिए अपन ने ऐसे देखा, एक दीवार पे हम धक्का लगा रहे हैं, तो हम धक्का दीवार पे लगा रहे हैं तो दीवार पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, अभिलंबित बल लगेगा और दीवार भी फिर हमारे पे अभिलंबित बल लगाएगी। ठीक है, ऐसे फिर अपन ने टेंशन फोर्स देखा कि जब रस्सी को खींचा जाता है तो उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इस तनाव बल को हम क्या बोलते हैं, मतलब इसी बल को हम तनाव बल बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमने बोला ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, रस्सी की वजह से, क्योंकि रस्सी पे तुम फोर्स लगाओगे तो रस्सी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी,
तो रस्सी में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा और वो हमेशा वस्तु से दूर की तरफ होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर हमने फील करने के लिए मेरा ये एग्जाम्पल डाल दिया और फिर हमने ये 2 एग्जाम्पल पढ़े। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो हमारा एक कंसर्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके, ठीक है। और घर पे रहना है, सेफ रहना है, बाहर नहीं घूमना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो एज यूजुअल आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।